नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि और दिन मंगलवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 11 फरवरी सन 2025। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा CET एग्जाम के लिए केंद्रों की लिस्ट हो रही है तैयार। इस महीने होने जा रही है ये परीक्षा। आदमपुर राज्य के ITI में 17 फरवरी को लगेगा रोजगार मेला। पहुंच रही हैं विभिन्न कंपनियां। हरियाणा CM के खिलाफ बयान पर अनिल विज को नोटिस जारी। कहा था सैनी जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से उड़न खटोले पर हैं। बीजेपी ने मांगा जवाब। सरकारी नौकरी अपडेट। राजस्थान में कांस्टेबल के 6500 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। 12वीं पास के लिए मौका, एग्जाम से होगा सिलेक्शन। हरियाणा में कांग्रेस की बैलेट से चुनाव की मांग। CEO को दिया पत्र। SC रिजर्वेशन पर भी उठाए सवाल। भिवानी निकाय चुनाव के लिए नामांकन आज से 17 फरवरी तक कर पाएंगे आवेदन। बवानीखेड़ा, लोहारू व शिवानी नगर पालिका में होने हैं चुनाव। हरियाणा के 40,000 ITI विद्यार्थियों को बड़ा झटका। सरकार ने बंद की मुफ्त बस सेवा। करोड़ों रुपए से बदलेगी भिवानी शहर की तस्वीर। सड़क से लेकर पार्क होंगे चकाचक। भारतीय रेलवे ने बदले प्रमोशन रूल्स। अब पदोन्नति के लिए देनी होगी लिखित परीक्षा। और PM नरेंद्र मोदी 7वीं बार फ्रांस पहुंचे। आज AI समिट में होंगे शामिल। बैंकरों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। फिर ट्रंप से मिलने अमेरिका जाएंगे। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में फरवरी शुरू होते ही सर्दी लगभग गायब हो चुकी है। दिन के समय तेज धूप निकल रही है जिससे कि लोगों को अच्छी खासी गर्मी का एहसास हो रहा है। हालांकि सुबह और शाम हल्की ठंड अभी भी बरकरार है। सोमवार को भी प्रदेश में मौसम साफ रहा। मौसम विभाग ने आज के लिए कोई अलर्ट जारी नहीं किया है और सभी 22 जिलों को ग्रीन जोन में रखा गया है। IMD चंडीगढ़ के अनुसार हरियाणा में 15 फरवरी तक मौसम साफ बना रहेगा और इस दौरान बारिश की कोई संभावना नहीं है। हालांकि कुछ इलाकों में सुबह और शाम के समय हल्का कोहरा देखने को मिल सकता है। विभाग का कहना है कि प्रदेश में 15 फरवरी तक मौसम शुष्क रहेगा। अगले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी, जिसके बाद तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं होगा। अगले 5 दिनों तक दिन में तेज धूप खिली रहेगी जिससे गर्मी का एहसास बढ़ेगा। वहीं 11 फरवरी से 15 फरवरी तक अधिकतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 से लेकर 11 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। इस दौरान ठंडी हवा चलेगी, लेकिन तेज धूप के कारण तापमान पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। राजस्थान में पुलिस कांस्टेबल के 6500 पदों पर भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस भर्ती के लिए आवेदन की तारीख अभी तक जारी नहीं की गई है। आवेदन शुरू होने के बाद उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट police.rajasthan.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकेंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12वीं पास होनी चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो सामान्य वर्ग के लिए 18 से 24 वर्ष, सामान्य वर्ग महिला के लिए अधिकतम 29 वर्ष तय की गई है। वहीं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो लिखित परीक्षा, फिजिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर सिलेक्शन होगा। हरियाणा के लाखों युवा ग्रुप C और ग्रुप D के पदों पर भर्ती के लिए होने वाले कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी CET के इंतजार में है। राज्य सरकार और कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC द्वारा अभी तक CET की तिथि तय नहीं हुई है, पर हिसार जिला उपायुक्त यानी DC की तरफ से अधिकारियों को भेजे गए वायरल लेटर में CET अप्रैल में होने की संभावना नजर आ रही है। इस वायरल पत्र के अनुसार CET परीक्षा अप्रैल में हो सकती है। DC द्वारा भेजे गए इस पत्र में लिखा है, विषय ग्रुप C और ग्रुप D के पदों के लिए CET 2025 आयोजित करने के लिए परीक्षा संबंधी मुद्दों और लिखित परीक्षा केंद्रों की क्षमता के संबंध में बैठक। जिला हिसार में आपके अधीनस्थ परीक्षा केंद्र, विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल और अन्य शिक्षण संस्थान की सूची, परीक्षार्थियों के बैठने की क्षमता सहित इस कार्यालय को हार्ड सॉफ्ट कॉपी में भिजवाना सुनिश्चित करें ताकि रिपोर्ट समय पर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को भेजी जा सके। इसे अति आवश्यक समझा जाए। इसके साथ ही परीक्षा केंद्र भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में नहीं बनेंगे। उपायुक्त की मीटिंग में तय हुआ है कि एक कमरे में केवल 24 अभ्यर्थी ही बैठ पाएंगे। यदि संभव हो तो एक डेस्क पर एक ही अभ्यर्थी बैठे। बैठक में तय किया गया कि कमरे का साइज सही होना चाहिए। परीक्षा के समय परीक्षा केंद्र की सीमा के अंदर कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं होगा। परीक्षा की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए किसी भी बाहरी व्यक्ति को प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। हर कमरे में CCTV के प्रदर्शन या निगरानी के लिए प्रत्येक केंद्र पर कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। हरियाणा के CM नायब सिंह सैनी और प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली के खिलाफ बयान देने पर बीजेपी ने मंत्री अनिल विज को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। पार्टी ने 3 दिन में उनसे जवाब मांगा है। बडोली के खिलाफ हिमाचल में गैंगरेप की FIR दर्ज होने के बाद अनिल विज ने उनसे पिछले 2 महीने में 2 बार इस्तीफा मांगा था। वहीं CM पर भी उन्होंने लगातार निशाना साधा। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि हमारे मुख्यमंत्री जब से CM बने हैं तब से उड़न खटोले पर ही हैं। इसके बाद बडोली ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है। PA अभिकांत वत्स के मुताबिक मंत्री अनिल विज 9 फरवरी को जरूरी
जरूरी काम से बेंगलुरु गए हुए हैं। 11 फरवरी को शाम 6:30 बजे बेंगलुरु से वापस आएंगे। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोले ने विज को यह नोटिस भेजा है। इसमें कहा गया है कि दिल्ली में चुनाव के दौरान इस प्रकार की बयानबाजी से पार्टी की छवि को नुकसान होगा। यह जानते हुए आपने ये बयान दिए हैं, यह पूरी तरह से अस्वीकार्य है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार आपको यह कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है। आपसे अपेक्षा करते हैं कि 3 दिन में आप इस विषय पर लिखित स्पष्टीकरण दें। भिवानी जिले के भवानीखेड़ा, सिवानी व लोहारू नगरपालिका चुनाव को लेकर आज यानी 11 फरवरी से नामांकन प्रक्रिया आरंभ होने जा रही है। 17 फरवरी तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे, जिसे लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां की गई हैं। 18 फरवरी को सुबह 11 बजे से नामांकन पत्रों की छंटनी की जाएगी, तो वहीं 19 फरवरी को प्रातः 11 बजे से नाम वापस की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। वहीं 19 फरवरी को ही दोपहर बाद चुनाव चिन्ह अलॉट किए जाएंगे। इसके बाद इसी दिन चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची जारी की जाएगी। वहीं 2 मार्च को मतदान होगा और आवश्यकता पड़ने पर पुनर्मतदान 4 मार्च को करवाया जाएगा, जबकि मतगणना 12 मार्च को सुबह 8 बजे आरंभ होगी। मतगणना के तुरंत बाद परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। चुनाव के लिए नामांकन पत्र तहसील कार्यालय भवानीखेड़ा में लिए जाएंगे। चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित समय अवधि में नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। 12 व 16 फरवरी को अवकाश के दिनों को छोड़कर 11 से लेकर 17 फरवरी तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं। हरियाणा के 380 राजकीय और निजी ITI में नेशनल काउंसलिंग फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग यानी NCVT ट्रेड में प्रशिक्षण ले रहे 40,000 विद्यार्थियों को बड़ा झटका लगा है। सरकार ने उनकी निःशुल्क यानी फ्री बस सेवा बंद करने का निर्णय लिया है। इसमें 20,000 छात्राएं भी शामिल हैं, जिन्हें प्रदेश सरकार 150 किलोमीटर तक मुफ्त बस पास सुविधा उपलब्ध करवा रही थी। जुलाई 2024 से सरकार ने स्कूल और कॉलेज के छात्रों को भी मुफ्त बस पास यात्रा की सुविधा दी थी, लेकिन अब NCVT ट्रेड में पढ़ने वाले ITI विद्यार्थियों के लिए यह सेवा समाप्त कर दी गई है। अब उनसे बस पास की फीस वसूली जाएगी। बता दें कि ITI के कोर्स नेशनल काउंसलिंग फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग यानी NCVT और स्टेट काउंसलिंग फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग यानी SCVT के तहत आते हैं। हरियाणा में 194 सरकारी और 186 निजी यानी प्राइवेट ITI हैं। इनमें कुल 69,437 विद्यार्थी वर्तमान में अध्ययनरत हैं। हरियाणा रोडवेज अंबाला के GM अश्विनी डोगरा ने स्पष्ट कर दिया है कि नियमों के अनुसार SCVT ट्रेड के विद्यार्थियों को ही मुफ्त बस पास की सुविधा मिलती रहेगी। वहीं NCVT के विद्यार्थियों को अब फीस भरनी होगी। अधिकारियों का कहना है कि NCVT केंद्र सरकार के तहत आता है, जबकि SCVT राज्य सरकार के अधीन है। इसलिए सिर्फ SCVT विद्यार्थियों को ही राज्य सरकार के मुफ्त यानी फ्री बस सेवा का लाभ मिलता रहेगा। अगर आप बेरोजगार हैं और अपने लिए नौकरी तलाश रहे हैं तो हम आपके लिए जॉब संबंधित एक अपडेट लेकर आए हैं। आपको बता दें कि हिसार में जल्द ही रोजगार मेला लगने जा रहा है। आने वाली 17 फरवरी को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आदमपुर में रोजगार मेले का आयोजन होने जा रहा है। सभी ITI पास आउट छात्र व छात्राएं इस मेले में हिस्सा ले सकते हैं। आदमपुर ITI की तरफ से हिसार, बरवाला, बालसमंद, भोडिया खेड़ा प्रशिक्षण संस्थानों में लेटर भेजा गया है, जिसमें यह जानकारी दी गई है कि ऐसे में यहाँ से पास आउट ITI उम्मीदवार रोजगार मेले में पहुँच सकते हैं और रोजगार हासिल कर सकते हैं। लेटर में कहा गया है कि सभी अपने संस्थान से संबंधित व्यवसायों के वर्ष 2021-22, 2022-23 व 2023-24 के पासशुदा छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र व बायोडाटा सहित दिनांक 17 फरवरी 2025 को प्रातः 9:30 बजे इस संस्थान में भेजने का कष्ट करें। मेले में एशियन ऑटोमोटिव हरियाणा प्राइवेट लिमिटेड रोहतक हरियाणा, L&T कंस्ट्रक्शन हैदराबाद, श्री कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड कलानौर रोहतक कंपनियां आ रही हैं, जो अपनी आवश्यकता अनुसार उम्मीदवारों का चयन करेंगे। मेले में आने के लिए जरूरी कागजात की बात करें तो 10वीं पास सर्टिफिकेट, 12वीं प्रमाण पत्र यदि आपके पास हो तो, वहीं ITI फाइनल सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। हरियाणा में नगर निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। कांग्रेस के नेताओं ने हरियाणा में निकाय चुनाव उत्तराखंड के तर्ज यानी बैलेट पेपर से कराने की मांग की है। कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल ने इसे लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी CEO धनपत सिंह से भी मुलाकात की है। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी उदय भान, कांग्रेस MLA अशोक अरोड़ा, गीता बुक्कल, पूर्व मंत्री करण दलाल समेत कई नेताओं ने स्टेट इलेक्शन कमिश्नर धनपत सिंह को लेकर इसे ज्ञापन दिया है। उन्होंने कहा कि नगर निकाय चुनाव EVM की बजाय बैलेट से होने चाहिए। EVM से धांधली होती है, निष्पक्ष चुनाव नहीं होता है। उदय भान ने कहा कि उम्मीद करते हैं कि हमारी मांग पर विचार किया जाएगा, हालांकि इलेक्शन कमीशन से ज्यादा उम्मीद नहीं करते। हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि उत्तराखंड में बैलेट पेपर से चुनाव हो सकता है तो हरियाणा में क्यों नहीं। उदय भान ने कहा कि भाजपा सरकार डर रही है, यदि बैलेट पेपर से चुनाव होंगे तो उसे हार का सामना करना पड़ सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष ने ये भी आरोप लगाए हैं कि नगर निकाय चुनाव में SC आरक्षण ठीक ढंग से नहीं किया गया है, SC समाज के साथ अन्याय हुआ है।
हरियाणा के रेल यात्रियों के लिए रेलवे मंत्रालय ने भावनगर हरिद्वार एक्सप्रेस ट्रेन की सेवाओं का विस्तार किया है। गाड़ी संख्या 19,271 व 72 भावनगर हरिद्वार एक्सप्रेस वाया हिसार दूरी अब साप्ताहिक के बजाय हफ्ते में 2 दिन चलेगी। हिसार व आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को इसका लाभ पहुंचेगा। रेलवे के प्रवक्ता के अनुसार नई व्यवस्था 13 फरवरी 2025 से लागू होने जा रही है। इसके तहत ट्रेन संख्या 19,271 भावनगर से हर सोमवार और वीरवार को चलेगी। वहीं वापसी में बात करें तो ट्रेन संख्या 19,272 हरिद्वार से हर बुधवार और शनिवार को चलेगी। यह नई व्यवस्था यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगी और उनकी यात्रा को अधिक सुविधाजनक बनाएगी। यह ट्रेन हिसार और धुरी के रास्ते होकर गुजरेगी, जिससे इन क्षेत्रों के यात्रियों को भी लाभ पहुंचेगा। रेलवे की इस पहल से न केवल तीर्थ यात्रियों को हरिद्वार जाने में सुविधा होगी, बल्कि व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। हिसार के यात्रियों को काफी इससे फायदा मिलेगा। हरियाणा के फरीदाबाद में चल रहे 38वें अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले में सुन ले मेरा ठिकाना इस भारत में हरियाणा गीत से पद्मश्री महावीर गुड्डू ने सांस्कृतिक संध्या में लोगों का जमकर मनोरंजन किया। कार्यक्रम का आयोजन मेले की बड़ी चौपाल पर किया गया। हरियाणवी गीतों पर लोगों ने जमकर डांस भी किया। मेला परिसर में 23 फरवरी तक रोजाना मुख्य चौपाल और अन्य सांस्कृतिक मंचों पर देश विदेश के प्रख्यात कलाकारों द्वारा प्रस्तुतियां लेकर मेले में आने वाले लोगों का भरपूर मनोरंजन किया जा रहा है। रोजाना होने वाली सांस्कृतिक संध्या में कलाकार, सिंगर, कॉमेडियन अपनी कला का जादू दिखा रहे हैं। इसी कड़ी में सांस्कृतिक संध्या में हरियाणा के प्रसिद्ध लोक कलाकार पद्मश्री महावीर गुड्डू ने बड़ी चौपाल पर हरियाणवी संस्कृति पर आधारित गायकी से देर रात तक दर्शकों का मनोरंजन किया। महावीर गुड्डू ने सुन ले मेरा ठिकाना इस भारत में हरियाणा गीत गाकर वहां उपस्थित लोगों में जोश भर दिया। इसके अलावा उन्होंने बल्लभगढ़ के महान क्रांतिकारी राजा नाहर सिंह की वीर गाथा पर आधारित सन 1858 की हम 9 जनवरी भूले ना आदि गीतों को भी गाया। लोगों के मनोरंजन के लिए उन्होंने हरियाणवी गीत भी गाए। हरियाणा में गुरुग्राम पटौदी रेवाड़ी NH 352 पर सफर करने के लिए अभी और इंतजार करना होगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI ने इस हाईवे के निर्माण की समय सीमा को फिर बढ़ा दिया है। पिछले साल इस समय अवधि को बढ़ाकर 31 मार्च किया गया था, लेकिन इस साल 31 जनवरी तक हाईवे का लगभग 70% निर्माण कार्य पूरा हुआ है। ऐसे में निर्धारित समय अवधि में निर्माण कार्य पूरा होना असंभव था, जिसको देखते हुए NHAI ने समय सीमा बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया है। बता दें कि केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जुलाई 2020 में गुरुग्राम पटौदी रेवाड़ी हाईवे का शिलान्यास किया था। इस हाईवे का निर्माण कार्य नवंबर 2023 तक पूरा होना था, लेकिन कुछ अड़चनों के चलते इस समय अवधि को 5 बार बढ़ाया जा चुका है। इस हाईवे पर 25 फ्लाईओवर और अंडरपास का निर्माण किया जा रहा है। इस हाईवे के शुरू होने पर गुरुग्राम से रेवाड़ी की दूरी मात्र 40 मिनट में पूरी हो सकेगी। करीब 1000 करोड़ रुपए की धनराशि से इस हाईवे का निर्माण किया जा रहा है। इस हाईवे के शुरू होने पर दिल्ली जयपुर हाईवे से ट्रैफिक दबाव कम करने में सफलता हासिल होगी, क्योंकि मौजूदा गुरुग्राम पटौदी सड़क मार्ग की खस्ताहाल स्थिति के चलते वाहन चालक रेवाड़ी आवाजाही के लिए दिल्ली जयपुर हाईवे से सफर कर रहे हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे को सेक्टर 88B के समीप गुरुग्राम पटौदी रेवाड़ी हाईवे से फ्लाईओवर के जरिए सीधी कनेक्टिविटी दी जा रही है। इनके जुड़ने के बाद दिल्ली से रेवाड़ी आवाजाही के लिए वाहन चालकों को एक और वैकल्पिक मार्ग मिल जाएगा, जिससे यह दूरी मात्र 40 मिनट में पूरी हो सकेगी। सूबे में सड़क नेटवर्क को मजबूत करने की दिशा में हरियाणा सरकार निरंतर प्रयासरत है। इसी कड़ी में भिवानी शहर की कई सड़कों का पुनर्निर्माण किया जाएगा, जिस पर करोड़ों रुपए की लागत राशि खर्च होगी। शहर के सेक्टर 13 में संचार कॉलोनी सड़क पर निर्माण किया जाएगा। इसके निर्माण पर 2 करोड़ 11 लाख रुपए की लागत राशि खर्च होगी। वहीं भिवानी शहर में हांसी रोड से भगत सिंह चौक होते हुए महम रोड तक की सड़क का निर्माण कार्य भी किया जाएगा। इसके निर्माण पर 2 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च होने वाली है। पुराने हाउसिंग बोर्ड में 25 लाख रुपए की धनराशि खर्च कर 5 सड़कों का निर्माण कार्य भी किया जाएगा। इसके अलावा सेक्टर 13 क्षेत्र में पीर बाबा के सामने 77 लाख रुपए की लागत से वाहन पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। इसी तरह पुराना हाउसिंग बोर्ड के डी पार्क की 34 लाख रुपए की लागत राशि से मरम्मत व सुधार कार्य करवाए जाएंगे। सेक्टर 13 व पुराने हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में 10.25 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों, पार्क, CFC सेंटर के निर्माण व मरम्मत कार्य करवाए जाएंगे। भिवानी से बीजेपी विधायक घनश्याम सर्राफ व नव चेयरमैन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह ने नारियल तोड़कर इन कार्यों का शुभारंभ किया। अब लंबे इंतजार के बाद उक्त कार्यों के टेंडर पास हुए हैं। इन कार्यों के पूरा होने पर शहर की जनता को राहत पहुंचेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश में विभिन्न विकास कार्यों के लिए 239 करोड़ 35 लाख रुपए की राशि को मंजूरी प्रदान कर दी है। नारायणगढ़, सडोरा व आदमपुर निर्वाचन क्षेत्र की सड़कों, चरखी दादरी जिले के पातुआस गांव में जल कार्यों, करनाल जिले के घोगरीपुर में कैथल रोड से मुनक रोड तक वेस्टर्न बाईपास के निर्माण और पानीपत सफीदो जींद सड़क के विकास कामों के लिए मुख्यमंत्री ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसी प्रकार यमुनानगर जिले के सडोरा निर्वाचन क्षेत्र और अम्बाला जिले के नारायणगढ़ निर्वाचन क्षेत्र में 12 अलग अलग सड़कों के निर्माण के लिए मंजूरी
प्रदान की गई है। वहीं पानीपत सफीदो जींद सड़क मार्ग पर पानीपत से सफीदो तक 4 लेन और सफीदो से जींद तक 10 मीटर चौड़ा करने के लिए भी 184 करोड़ 44 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण जल आपूर्ति संवर्धन कार्यक्रम के तहत चरखी दादरी जिले के पातवास गाँव में जल परियोजनाओं के लिए 4 करोड़ 5 लाख रुपए की मंजूरी प्रदान की है। तो वहीं राज्य में साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए मुख्यमंत्री ने सोनीपत जिले में पूर्वी गोहाना जोन और झज्जर जिले में बहादुरगढ़ जोन में नए साइबर क्राइम पुलिस स्टेशनों के निर्माण को भी मंजूरी दी है। इन साइबर पुलिस स्टेशनों में विभिन्न पदों जैसे कि इंस्पेक्टर, एसआई, एएसआई, हेड कांस्टेबल, सिस्टम विश्लेषक, डेटा विश्लेषक, रसोईया व WO/C और स्वीपर को स्वीकृति दी गई है। इन पदों के वेतन और अन्य खर्चों के लिए राज्य सरकार पर हर साल 8 करोड़ 89 लाख रुपए का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। हरियाणा के कई युवा हाल ही में अमेरिका से डिपोर्ट होकर भारत आए थे। करीब 33 लोगों को अमेरिका से ट्रंप सरकार ने डिपोर्ट किया था, जिसके बाद सरकार ने SIT को ऐसे एजेंटों की लिस्ट बनाने को लेकर कहा था। इसी कड़ी में पुलिस डिपोर्ट होकर आए लोगों के घर पहुंच रही है। हरियाणा के CM का बड़ा बयान सामने आया है। CM ने कहा है कि अब डंकी रूट से विदेश भेजने वाले एजेंटों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। CM ने ऐसे एजेंट्स को चेतावनी देते हुए कहा कि वे सुधर जाएं, सरकार ऐसे लोगों को नहीं बख्शेगी। इतना ही नहीं, CM ने यहाँ तक कह दिया कि हरियाणा विधानसभा में ऐसे एजेंटों के खिलाफ सख्त कानून लाएंगे। ऐसे एजेंटों को चिन्हित कर सूची तैयार की जा रही है, इन पर कार्रवाई की जाएगी। सैनी ने कहा कि युवाओं को गलत तरीके से विदेश भेजने वाले एजेंटों की सूची बनाई जा रही है। एजेंटों पर लगाम कसने के लिए सरकार विधानसभा में एक एक्ट भी लाएगी। प्रस्तावित कानून आगामी बजट सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। सेंसेक्स 548 अंक की गिरावट के साथ 77,311 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 178 अंकों की गिरावट देखने को मिली और ये 23,381 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 24 में गिरावट और 6 में तेजी देखने को मिली। एनर्जी, IT और मेटल शेयर्स में ज्यादा गिरावट रही। वहीं टाटा स्टील और पावर ग्रिड के शेयर में 3% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 966 रुपए बढ़कर 85,665 रुपए पहुंच गया। इससे पहले सोना 84,699 रुपए प्रति 10 ग्राम के ऑल टाइम हाई पर था। 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 132 रुपए बढ़कर 95,533 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 79,950 रुपए और 10 ग्राम के ही 24 कैरेट सोने की कीमत 87,210 रुपए पहुंच गई है। रुपया अपने रिकॉर्ड ऑल टाइम लो पर आ गया है। इसमें अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 44 पैसे की गिरावट देखने को मिली और यह 87 रुपए 94 पैसे प्रति डॉलर के अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।